सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग फिर इको का जो लास्ट वीडियो मेरा था, तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द इको साउंड। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप एकदम अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो इको जो है बेसिकली हम लोग जो डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, कि इको हाउ इट प्रोड्यूस, व्हाट इज़ इको। तो आज थोड़ा सा और डिस्कस करके फिर नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट इको। सो इको जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इको जो है एटलीस्ट मिनिमम जो डिस्टेंस लेते हैं 17 मीटर, 17 मीटर का ऑब्स्टेकल होना चाहिए। मीन्स द पर्सन दैट प्रोड्यूस साउंड and it should be covered at least 17 meter so that the original sound return back, and there must be gap between 0.1 second। तो 0.1 second at least जो हो गैप होना चाहिए। इट मीन्स दैट ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आएगा उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। तो इट मीन्स दैट वाई इट इज़ 0.1 सेकेंड। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि 0.1 सेकेंड कम से कम जो डिस्टेंस है वो कवर करने में, साउंड को ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट होके वापस आने में कम से कम 0.1 सेकेंड टाइम लगना चाहिए। वाई? बिकॉज इसका रीज़न है कि बिकॉज 0.1 सेकेंड एनी साउंड, कोई भी साउंड हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में परजिस्ट करता है। साउंड परजिस्ट इन आवर माइंड 0.1 सेकेंड। इट मीन्स दैट कोई भी साउंड हमारे दिमाग में, हमारे कानों में गूंजता है या रहता है 0.1 सेकेंड तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 सेकेंड के पहले अगर उसके पहले अगर कोई साउंड वापस आ गया तो उसमें क्या होगा? इसमें ओवरलैप कर जाएगा हमारे दिमाग में। तो वो साउंड पहले वाला जो ओरिजिनल साउंड है वो हटा नहीं है, और लेकिन तब तक दूसरा साउंड जो रिफ्लेक्ट करके जो ओरिजिनल साउंड का जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो वापस आ गया। तो क्या होगा? इसमें ओवरलैप कर जाएगा। तो जब ओवरलैप कर जाएगा तो हमको इको पता नहीं चलेगा, वो दोबारा हमको वो साउंड नहीं सुनाई देगा। जो हमारा ओरिजिनल साउंड है उसका फिर से वो साउंड का डुप्लीकेट साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो रिटर्न आ गया विद इन द 0.1 सेकेंड। तो इसीलिए रीजन इज दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि एटलीस्ट साउंड ट्रैवल करने के लिए इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। जब कोई भी साउंड ट्रैवल करके वापस 0.1 सेकेंड के बाद या इसके ये टाइम कंप्लीट होने के बाद जब आता है, देन बिकॉज दैट ओरिजिनल साउंड जो परजिस्ट कर रहा था वो खत्म हो जाता है, एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्टेड साउंड जो आता है ओरिजिनल साउंड का वो हमको सुनाई देता है कानों में या फिर हमारे दिमाग में आता है। तो वी जस्ट गिव द सेंसेशन आफ्टर 0.1 सेकेंड। इसीलिए हमको इको जो है हमेशा जो है आफ्टर 0.1 सेकेंड, तो मिनिमम 0.1 सेकेंड हमको टाइम लगना चाहिए जाने और आने में, उस गैप रहना चाहिए। तो दैट इज द कंडीशन, ये हमारा कंडीशन है। तो इस केस में अगर हम देखें तो दो कंडीशन हुआ, डिस्टेंस मस्ट बी 17 मीटर और टाइम मस्ट बी 0.1 सेकेंड। ये दो हमारा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन देखो अब इस पे थोड़ा समझना भी है। नाउ द यू कांट फिक्स द डिस्टेंस, ये बिकॉज इफ यू सी द डिस्टेंस दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी जब डिस्टेंस बाय टाइम ले रहे हैं तो दैट इज डिस्टेंस क्या हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2D। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2D। तो अगर हम इस केस में ले रहे हैं तो मेरा 2D बाय टाइम ले रहा है, जाना और आना। तो ये मेरा डिस्टेंस हो जा रहा है 2D बाई टी। तो ओवरऑल जो मेरा डिस्टेंस जो है 2D मतलब 2 × 17 दैट इज 34 मीटर एटलीस्ट। तो एटलीस्ट मेरा कितना हो गया? 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मीन्स 17 मीटर जाना, 17 मीटर वापस रिफ्लेक्ट होके आना। तो ये दोनों मिला के 34 मीटर हो गया डिस्टेंस। क्लियर? नाउ अब ये जो वेलोसिटी है, अगर हम 2D निकालते हैं, सपोज 2D या डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम,
दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड डू नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है. द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम. अब देखो, अब अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं 17 मीटर, इट मे बी स्लाइटली वेरी करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कैसा मीडियम है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम. अगर मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वेरी करेगा. तो इफ दैट इट डिपेंड, द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम. सो इट कैन बी स्लाइटली वेरी हो सकता है. कहीं 17 मीटर होगा डिस्टेंस, या कहीं पे होगा 16.5 और 17.5 लाइक दिस. और यू कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरी. कहीं कहीं पे वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 होता है मीटर, कहीं पे 340 लेते हैं, लाइक दिस. सो इट द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मीडियम, टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी, इस पे भी डिपेंड करता है. तो ओवरऑल एक स्टैंडर्ड अगर मेजरमेंट लें, एक एवरेज लें, तो वी कैन से दैट 17 मीटर डिस्टेंस एंड 0.1 सेकेंड इट शुड बी टेक एटलीस्ट टाइम 0.1 सेकेंड. दिस टू important condition for echo. So now these two important condition, that is these two. Okay, now third one, this is one, the third one, that is large reflecting surface. That is large reflecting surface. ये reflecting surface जो होगा वो large होना चाहिए, means it should be more than the wavelength. वेवलेंथ का जो है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए. तो मोर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, मोर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड. जो वेवलेंथ है साउंड का उससे मेरा ज़्यादा होना चाहिए. क्लियर? तो जिससे टकराएगा मेरा आवाज़, मान लीजिए जो साउंड है वो जो उसका जो वेवलेंथ होगा उससे ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, so that की reflecting surface area more than the wavelength of the sound, तो then it echo can be easily produced. और reflection जो है sound का easily possible होता है. Clear now? तो ये तीन criteria याद रखना है. 17 मीटर, 0.1 सेकेंड and large surface area, that is it should be more than the surface area, that is wavelength of sound. तो इसका ज़्यादा. Clear now? अब आ जाते हैं, ये तो आपका इको का जो है बेसिक जो था ये था. अब ये समझिए इसका यूज़फुल यूज़ क्या है. तो यूज़ जो है इको में बेसिकली हम लोग जो यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का होता है, दैट इज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज. ये क्या होता है? अल्ट्रासोनिक होता है. तो इसका इस्तेमाल क्यों हम लोग ज़्यादातर करते हैं? इन बेसिकली इको का यूज़ जो है हम लोग मेडिकल फील्ड में करते हैं. इन मेडिकल फील्ड हाउ एंड व्हाई वी यूज़ इट, दैट इज इको बेसिकली अल्ट्रासोनिक, बिकॉज देयर आर 2-3 रीजन्स आर देयर. याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेडिकल फील्ड. व्हाई इट इज यूज अल्ट्रासोनिक? द रीज़न इज दैट फर्स्ट थिंग कि इट विदाउट एनी डेविएशन इट मूव्स स्ट्रेट पाथ. तो ये जो अल्ट्रासोनिक है ये मूव करता है स्ट्रेट पाथ, मूव स्ट्रेट पाथ. ये स्ट्रेट पाथ मूव करता है विथ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी डेविएशन, बिना मुड़े. याद रखना है, मूव स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन. ये आपको याद रखना है. दैट्स वाई वी यूज़ इट. मेडिकल में भी जो आप डिटेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए किडनी में स्टोन है, गोल ब्लैडर में स्टोन है, तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी होता है. ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बिना मुड़े, बिना डेविएशन हुए ये स्ट्रेट पाथ में जाता है. सेकेंड वन, इसका एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता. इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाई अदर फील्ड. तो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब, द अल्ट्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इजीली. तो ये इसका इंटेंसिटी जो है कम नहीं होता. ठीक है, तो it cannot be affected. Intensity of this sound cannot be affected easily, and it move straight path as well as it cannot be absorbed.
So for these 2-3 reasons, we ultrasonic sound can be used or we use it in medical field like ultrasonography and echocardiography for the detection heartbeat का जो होता है, जो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, तो इसके थ्रू से हम लोग इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। नाउ इट्स क्लियर इको, तो ये था यूज़ ऑफ इको, इस तरह से इको का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टू हम लोग अदर फील्ड में भी यूज़ होता है लाइक मेडिकल फील्ड अभी बताएं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अदर फील्ड में, जैसे मान लो सी में क्या होता है, सबमरीन, तो सबमरीन में भी इसका यूज़ होता है टू डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ सी, और टू डिटेक्ट मान लीजिए कोई शिप, कोई जहाज डूब गया, आपका अंदर में समुद्र के अंदर कितनी गहराई में है, कितने अंदर है, तो इसको हम लोग यूज़ इसके थ्रू से इको के हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सबमरीन में जो एनिमी का हम लोग जो आजकल वॉर शिप जो होता है सबमरीन में, उसका भी यूज़ होता है। तो ये बेसिकली सोनार के रूप में होता है, सोनार। ठीक है, तो सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स सी वाटर, तो नेविगेशन एंड रेंजिंग ये है सोनार। तो इसके थ्रू से हम क्या करते हैं, उसका डेप्थ को मेज़र करते हैं। जैसे मान लीजिए ये शिप है और ये शिप में यहाँ से आप डेप्थ यहाँ मेज़र करेंगे, कितना डेप्थ है समुद्र में, ये गहराई नापा जाता है। ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल से ये टकराएगा, वापस जाएगा, तो ये एक तरह का इको प्रोड्यूसर है, इको का फेनोमेना है। दिस इज बेस्ड अपॉन द इको फेनोमेना, और ये इसका मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सोनार। तो इसके हेल्प से हम लोग इसका डेप्थ जो है कितना है वो निकल जाता है। 2D है, यू ऑब्वियसली वेलोसिटी हमारा अल्ट्रासोनिक का वेलोसिटी होगा 2D/t, कितना टाइम लगा और कितना वेलोसिटी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दैट इज 2D = v × t। तो ये मेरा डिस्टेंस इस तरह से मेरा निकल जाएगा। तो इस तरह से सोनार का यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ हमारा एक और भी आता है जिसको हम लोग रेडार बोलते हैं। ये भी आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यू नो दैट, आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जो रडार होता है, यू नो दैट, सुनते हैं जो रडार में, उसके रडार में कोई दुश्मन का जो जहाज आ गया और रडार कैच कर लिया। तो आजकल तो यहाँ तक है कि अब तो टेक्नोलॉजी थोड़ा और एडवांस हो गया। नाउ इट इज़ जो आपका जो एनिमी का जो भी आता है, जो वॉरशिप होता है, वो क्या होता है, रडार के कैच में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका रेंज में अलग अलग उसका बहुत सारा सिस्टम आ गया है, तो वो रडार के कैच करने में प्रॉब्लम होता है, तो रडार को क्यों ऊपर से निकल जाता है। लेकिन रडार है क्या, ये सिर्फ समझो रडार, तो रडार मीन्स व्हाट, मीन्स रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, डिटेक्शन रेंजिंग, इसको याद रखिएगा। तो रेडियो डिटेक्ट मतलब पता लगाना, एक तरह का रेडियो वेव होता है। रेडियो वेव क्या है, एक तरह का आप ये बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये रेडार अलग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होता है, इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ऐसा नहीं है जिसको मीडियम का जरूरत है, क्योंकि रेडार में रेडियो वेव्स जो एमिट होता है, और रेडियो वेव्स जो होता है ये क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट्स ए काइंड ऑफ लाइट वेव्स, एक तरह का बोलो। और ये क्या होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, देयर इज नो नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, तो ये जो है कोई भी मान लीजिए जहाज जा रहा है, वो रेडार लगा हुआ है, हर कंट्री अपना अपना बॉर्डर में क्या करता है, रेडार लगा के रखा है। तो रेडार में क्या हो, अब कोई भी दुश्मन का अगर फाइटर प्लेन आया तो रेडार के रेंज में अगर आ गया तो ये रेडियो वेव्स है, और वो क्या करता है, डिटेक्ट करके वो उसको पूरा डिटेल बता देता है कि कोई वॉरशिप जो है हमारा जो है फील्ड में हमारा बॉर्डर के थ्रू से एंटर किया। तो इस तरह से जो है एंटर करने से पता चल जाता है। जैसे आपको पता होगा बीच में जो फाइटर प्लेन जो पाकिस्तान का अंदर घुसा था F-16 को लेके, और जिसमें कि अभिनंदन ने उसको क्या किया था, उसका पीछा किया था और उसको गिराया था।
तो ये क्या था, रेडार से उसको पता चल गया कि हाँ मेरा जो देश के अंदर हमारा बॉर्डर सीमा से कोई पार किया, अंदर आया है, और उसके थ्रू से फिर उसको कम्युनिकेट होता है, और फिर दूसरा जो है उसको पीछा करके उसको फिर चेंज करता है, देखता है, उसको भगाता है या मार के गिराता है। तो ये रेडार का काम यही है, रेडियो से एक तरह का सेंसिंग होता है ये, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो क्लियर ना हो ये रेडार। अब आगे आते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, तो देखो आज जो है कोई एक न्यूमेरिकल देके आपको कंसेप्ट को और क्लियर कर दे रहे हैं कि द ह्यूमन ईयर, हमारे कान मान लो डिटेक्ट कर रहा है साउंड को इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। आपको मालूम है ऑडिबल रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड, मान लो स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कितना होगा, मीन्स लैम्डा कितना होगा। तो आप ध्यान रखना अभी हमेशा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है v वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज लैम्डा इंटू v। तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू v मीन्स वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ ध्यान एक चीज़ देना है कि क्या होता है इसमें। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, आप बताओ। लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी होगा। अब आपको ये याद रखना है कि अगर लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ध्यान रखिएगा, अगर वेवलेंथ ये मिनिमम है, कम है, तो वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मेरा कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। आप देखो ना, देखो इसको समझो, अगर हम ऐसे ऐसे रहते नज़दीक नज़दीक, देखिए तो वेवलेंथ मेरा क्या होगा, वेवलेंथ कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो वेवलेंथ अगर कम है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। दिख रहा है आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अगर हम वेवलेंथ अगर ज़्यादा लेते हैं, समझिएगा, देखो अगर हम इस दोनों ड्राइंग से देखो कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये ड्राइंग से अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, इतना ही एरिया में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन इतना ही एरिया में सिर्फ 2 दिख रहा है आपको। तो क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो गया और वेवलेंथ देखो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो अगर वेवलेंथ समझोगा, कंसेप्ट क्लियर करो। वेवलेंथ मतलब वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ कितना है। तो ये लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो ये वेव का इसका लेंथ अगर बड़ा होगा तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मेरा कम होगा। क्योंकि अगर नज़दीक नज़दीक लेके जाएंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा लेकिन वेवलेंथ कम होगा। ये हमेशा याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन में। अब नाउ इट्स क्लियर, अब समझ में आया। तो ये इन्वर्सली होता है। इसीलिए देखो अब हम क्या लिखें यहाँ कि मिनिमम कम कब होगा, वेवलेंथ कम कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो बच्चा जनरली यहाँ रॉन्ग कर देता है कि लैम्डा जब निकालते हैं तो सोचता है मिनिमम है तो 330, मिनिमम मेरा कितना है 20। तो ये हम लोग ले लेते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। अगर हम मान लो मिनिमम निकाल रहे हैं तो मिनिमम में अगर हम ले लेंगे 330/20, ये मिनिमम ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ मेरा मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम लेने के लिए मेरा वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये डिवाइड बाय 20,000 लेना होगा, ध्यान रखना है, सो दैट कि मेरा वेवलेंथ कम आएगा। तो देखो आंसर ये कम आया, दैट इज 16.5 मिलीमीटर, और 16.5 इंटू 10⁻³ ये मीटर है। मीटर को हम लोग क्या किए, मिलीमीटर में ले आए। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो यहाँ मिनिमम लेंगे, वेवलेंथ क्या लेंगे, मिनिमम। तो डिवाइड बाय 20, देखो इसमें और इसमें फ़र्क है ना। ये डिवाइड बाय 10⁻³ है, ऊपर गया तो 10⁻³ मतलब डिवाइड बाय 3 है, और ये 16.5 मीटर है। आ रहा है समझ में। तो ये हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया।
तो हमेशा याद रखना है कि ये और ये इन्वर्स होता है। ये क्लियर हो गया? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ नेक्स्ट में आगे आते। देखो इस तरह का बहुत सारा रहता है। एक और हम न्यूमेरिकल से ऐसे ही बता रहे हैं आपको। देखिए ये ट्रिकी टाइप का न्यूमेरिकल्स होता है। इट्स लाइक ए मैथ, ये आपका मैथ की तरह होता है, ठीक है। नाउ आगे आते हैं। देखिए अब न्यूमेरिकल्स, एक अनदर न्यूमेरिकल्स। सो ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वॉल। एक लड़का इन फ्रंट ऑफ ए वॉल के आगे में है और डिस्टेंस कितना है वॉल और उस लड़की के बीच? 85 मीटर, 85 है। तो दिख रहा है आपका इको का जो डिस्टेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और प्रोड्यूस 2 क्लैप पर सेकेंड। वो क्या कर रहा है? 2 क्लैप कर रहा है पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में 2 बार वो क्लैप कर रहा है। अब क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में जब 2 बार क्लैप किया तो ही नोटिस, उसको देख रहा है कि जो साउंड ऑफ हिज क्लैपिंग, जो क्लैपिंग हो रहा है वो ओवरलैप कर जा रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है विद द इको के साथ। मतलब आया टकरा को उसमें ओवरलैप कर रहा है। द इको हर्ड ओनली वंस, एक ही बार। 2 क्लैप का इको एक ही बार, एक ही सुनाई दे रहा है, जबकि 2 क्लैप का इको 2 बार सुनाई देना चाहिए था। जो ओरिजिनल साउंड है 2 क्लैप, उसका इको भी 2 बार होना चाहिए, लेकिन इसको ओनली वंस, एक ही बार क्लैपिंग का। व्हेन क्लैपिंग इज स्टॉप, जब 2 क्लैपिंग स्टॉप होता है तो उसका जो क्लैपिंग है वो इसका इको एक ही बार सुनाई देता है, 1। सो कैलकुलेट दो इस कंडीशन में स्पीड ऑफ साउंड क्या है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस कितना है? 85, ठीक है। अब इको जो साउंड है उसका ट्रेवल कितना करेगा? डिस्टेंस कितना है? 85। तो कोई भी साउंड गया, फिर 85 गया, फिर 85 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 170 मीटर। लेकिन अब यहां ध्यान देना कि जो 2 क्लैप किया इन 1 सेकेंड, मतलब 1 क्लैप का टाइम क्या हुआ? दैट इज 0.5 सेकेंड इसको लग रहा है, ठीक है, 1 क्लैप का। तो ऑब्वियसली है, तो हम इसका टाइमिंग क्या लेंगे? 0.5 सेकेंड लेंगे, ना कि हम 1 सेकेंड लेंगे, क्योंकि 2 क्लैप का 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड का आपको निकालना है। तो मेरा 1 क्लैप का कितना हो गया? 0.5 सेकेंड। देयरफॉर वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा? 170 2D मीन्स 85 इंटू 2 एंड 0.5, क्योंकि 1 क्लैप का निकाल रहे हैं। तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया? 340। तो यहाँ साउंड का वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड हुआ। यहाँ इको आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन इको कितना का यहाँ पे बोल रहा है? 1 ही क्लैप का पूछ रहा है, तो 1 ही क्लैप उसको सुनाई दे रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे निकालेंगे 1 ही क्लैप का टाइम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको इको जो सुनाई दे रहा है 1 क्लैप का। तो इस पे ध्यान देना है कि हमारा इको जो पूछा है ओनली वंस, व्हेन क्लैप इज स्टॉप द इको इज हर्ड ओनली वंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ओनली वंस। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 क्लैप का टाइम निकालेंगे। नाउ इट्स क्लियर नाउ। तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। क्या है न्यूमेरिकल? एक ऐसे ही अब जस्ट डायग्राम देके ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना देते हैं। मान के चलिए क्या कि सपोज एक लड़का है यहाँ पे खड़ा और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया, और ये डिस्टेंस है, मान लीजिए इस दोनों के बीच डिस्टेंस सर्टेन है, डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, और बोल रहा है क्या कि ये अगर 310 मीटर, इफ 310 मीटर आगे आ जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? टाइम दिया हुआ है, टाइम था दिया हुआ, कितना टाइम था उसमें? हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन में मान लो डिस्टेंस था d और टाइम तब कितना लगा इसका? 5 सेकेंड लग रहा है इको। मान लीजिए यहाँ पे है, टकराया, वापस आया, 5 सेकेंड। अब दूसरा कंडीशन में ये क्या आ गया? 310 मीटर आगे आ गया। अब इसको टाइम जो लग रहा है, सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना हो गया? d माइनस
दैट इज डिस्टेंस कितना हो गया, d माइनस वॉट 310, ये आ गया। और इसमें मेरा को टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, कम लगेगा। तो ये दोनों कंडीशन है और इसमें बोल रहा है वेलोसिटी क्या होगा साउंड का। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट लाइक मैथ है, दोनों का इक्वेशन निकाल के आप इक्वलाइज करके सॉल्व करो। इट मीन्स दैट फर्स्ट केस में मेरा कितना है d/5, वेलोसिटी इक्वल टू 2d/, तो यहाँ वेलोसिटी क्या लेंगे 2d/5 एंड इसका वेलोसिटी क्या होगा 2d माइनस 310/3, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, वही इसी साउंड का वेलोसिटी है दोनों। साउंड तो मेरा वही है, क्वालिटी ऑफ साउंड, सब साउंड एक ही आदमी, उसी आदमी का साउंड है जो 310 मीटर आगे बढ़ गया। तो अभी इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या कैसे सॉल्व होगा, तो ये 6d आ गया, ये कितना हो जाएगा 10d माइनस 0.551 आ गया ये। तो अब कितना आ गया 4d इक्वल टू क्या होगा, माइनस हो गया -1550, कैंसिल कर दो और d निकाल लो। तो d कितना होगा 1550/4, कितना आ जाएगा 4 7 जा, कितना आ जा रहा है, कितना आ रहा है 775। यहाँ 2d था ना, अभी डी आगे चलेंगे ना। d का मेरा कितना आया था 80d आया, ये 3 से 6, ये से 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5d, यहाँ तक किए हम लोग, ठीक किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ठीक है। 387.5 यहाँ पे कितना आ जा रहा है d इक्वल टू 387.5 आ जा रहा है। लाओ कैलकुलेटर कर देते हैं, दो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले। तो 310 आ गया, ये था यहाँ तक ठीक है। तो मेरा आ रहा एक्चुअली में 6d 4d आ गया, 4d माइनस 115 दैट इज 4387.5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इसको, ये आ गया इतना ना आया इसका, बोलिए हाँ सही है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, फिर से थोड़ा सा इसको करना होगा। यहाँ पे 2d ले रहे थे, ये भी 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2d है तो d इतना है, अब d कितना हो गया इतना, तो हमको इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, एक से नहीं, क्योंकि एक से करने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6d, और ये कितना हो जा रहा है, ये 5 ले रहे थे, 5 इंटू 2d माइनस कितना हो गया 620 आ गया। तो अब मेरा कितना हो गया 6d इक्वल टू 10d माइनस 03100, कितना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4d इक्वल टू -3100, देयरफॉर d इक्वल टू 3100/4। यहाँ ध्यान रखना है कि ये 2d है, तो ये 2 से इसको भी करना है, इसको भी, ये पूरा d है, ठीक है ना। ये इसको सिर्फ करके छोड़ देने से नहीं होगा, क्योंकि ये 2d है, डबल है। तो पहले d था d मतलब 2d, अब d हो गया d माइनस 310, तो 2d करेंगे तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई दोनों होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। जो पहले अभी हो रहा था तो वो नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। छूटेगा तो आपका नंबर भी छूट जाएगा, ठीक है। इस सब पे ध्यान देना है थोड़ा न्यूमेरिकल्स में। अब इसको क्या करना है, देखिए ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 775 मीटर आ गया। अब ये d का वैल्यू है, देयरफॉर हमारा वेलोसिटी क्या है 2d/5, दैट इज 2 इंटू 775/5, कितना आ जा रहा है 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 2, कितना हो गया 5 1 जा 5 2,
25, 20 से 5 5 जा 25, 2 5 जा 150, मतलब 310 मीटर पर सेकेंड, ये आपका निकल गया। तो ये एक सिंपल मैथ्स है कि भाई पहले लड़का यहाँ था, साउंड प्रोड्यूस किया, इको उसको सुनाई दे रहा है 5 सेकंड में, अब ये 310 मीटर आगे आया, फिर उसको इको सुनाई दे रहा है कितना में, 3 सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? ना इट्स क्लियर। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को करने से नहीं होगा। 2D है, मतलब ये इससे 2 से हो रहा था, ये भी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह का न्यूमेरिकल्स है, बेसिकली मैथ्स है एक तरह से, और इसको सॉल्व करना है, थोड़ा घर में भी प्रैक्टिस करना है। तो चूंकि न्यूमेरिकल बनाने से क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है, खास करके फिजिक्स में, ठीक है ना? तो जितने भी चैप्टर्स हैं उसका न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट जो लास्ट में है, कुछ सम है, क्वेश्चंस हैं, उसको कम से कम रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन का वैरायटी है वो समझ में आता है, ठीक है? अब आ जाते हैं नेचुरल इसमें वाइब्रेशन में, ठीक है? तो जो साउंड का, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किए थे कि साउंड जो क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण होता है। अब वाइब्रेशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होता है। जैसे एक नेचुरल वाइब्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कि विदाउट एनी कोई आउटर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है नेचुरली, या फ्री वाइब्रेशन। एक आता है डैम वाइब्रेशन, जिसमें कि एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है। तो रेजिस्टिव फोर्स जब, जैसे एयर है, एयर में मान लीजिए कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो एयर क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस लगाएगा, एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण से उसका जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे उसका कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो वो डैम वाइब्रेशन कहलाएगा। और एक होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, जो कि कंटिन्यूसली एक पीरियोडिक फोर्स लगता है और जिसके कारण से वो जो वाइब्रेशन वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहता है। तो वो जो है फोर्स वाइब्रेशन कहलाता है। उस केस में हमारा रेजोनेंस भी क्रिएट होता है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम आपको अब टच करा दे रहे हैं कि नेचुरल वाइब्रेशन है क्या। नेचुरल वाइब्रेशन का मतलब है कि नेचुरली वो वाइब्रेट कर रहा है, देयर इज नो एनी अदर काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं होता। इट इज डू नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका जो हमारा जाएगा, आप ऐसे समझो एकदम सिंपल वे में कि एक कॉन्स्टेंटली ऐसे फ्रीक्वेंसी आएगा, पैरेलल होगा। इट मीन्स दैट नेचुरल वाइब्रेशन ये जो होता है, ये जिसको हम लोग फ्री वाइब्रेशन भी बोलते हैं, ये जो होगा ये क्या होगा, इस केस में हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है इसमें, ये याद रखना है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट क्या, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी ऑब्वियसली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट है नेचुरल वाइब्रेशन में। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल वाइब्रेशन में कि ये रीस्टोर खाली फोर्स होता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इट हैज़ ओनली रीस्टोरिंग फोर्स, ये याद रखना है। सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स होता है इसमें नेचुरल वाइब्रेशन में। और डैम वाइब्रेशन में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स भी होता है और साथ में रेजिस्टिव फोर्स भी होता है। तो ये हमारा नेचुरल वाइब्रेशन हुआ। लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली नेचुरल वाइब्रेशन कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी इजीली फॉलोड। बिकॉज आप मान लो एयर मीडियम में रखे हैं, हवा में रखे हैं, तो हवा में रखे हैं तो एयर का क्या लगेगा। मान लीजिए एक बॉब आप यहाँ पे लटकाएं, ये बॉब इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। मान लीजिए ये बॉब है, ये एक बार इधर गया वापस आया, फिर इधर गया वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों ओर सराउंडिंग क्या है, एयर मीडियम है। तो एयर क्या करेगा, एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। वो धीरे धीरे वाइब्रेशन स्लो होके क्या होगा, रुक जाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एयर मीडियम या कोई भी मीडियम में, मीन्स इन वैक्यूम। ये सिर्फ वैक्यूम में हो सकता है, ये वैक्यूम में सिर्फ होगा, विदाउट एनी मीडियम। ये पॉसिबल है फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोल लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम है वो फ्री वाइब्रेशन है, नेचुरल वाइब्रेशन है। लेकिन अगर एयर मीडियम में होगा तो ये पॉसिबल
नहीं होता प्रैक्टिकली, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिकली में अगर एयर मीडियम लेते हैं तो ये रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, नाउ इट बिकम्स डैम वाइब्रेशन, तब वो क्या हो जाएगा, डैम वाइब्रेशन। तो दूसरा जो है हमारा डैम वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं डैम्ड वाइब्रेशन। तो डैम वाइब्रेशन में क्या होता है कि डैम वाइब्रेशन में ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऐसा है कि दैट वाइब्रेशन विच फॉलोड इन कहाँ पे होगा, एयर मीडियम में, या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स लगेगा तो इट एग्जर्ट एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, रेजिस्टिव फोर्स ये लगेगा, एक तरह का रेजिस्टेंस वहाँ पे लग जाता है, जिसके कारण से वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड, ये कांस्टेंट है यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड एम्पलीट्यूड ये हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड ये कम होते जाएगा, डिक्रीज करेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका रेजिस्टिव लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और ये जो मूव कर रहा है उसको धीरे धीरे कम कर दे रहा है, तो क्या होगा, इसका एनर्जी भी कम हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड डू नॉट कांस्टेंट इन डैम वाइब्रेशन। सो हियर in dam vibration there are three types of force. Here it depends upon restoring force, ये एकदम याद रखना है, restoring force होगा, दूसरा क्या होगा, resistive force, resistive force, यहाँ पे resistive force भी लगेगा, ये दो फैक्टर है यहाँ पे, याद रहेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे restoring force only और यहाँ पे restoring force as well as resistive force। तो दो तरह का यहाँ पे फोर्स क्रिएट होता है या एक्टिंग होता है, दो तरह का फोर्स हम लोग कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एक। तो ये हो गया डैम वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, व्हेन द वाइब्रेशन अकर्स अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, अंडर द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसको आप समझ लीजिए, फोर्स वाइब्रेशन मीन्स अंडर द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ये कीवर्ड है, यही कीवर्ड है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और यहाँ पे तीन फोर्स होता है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा, दूसरा क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, और यहाँ तीसरा नंबर आ जाएगा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तीन फोर्स आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन फोर्स आया, यहाँ पे आपका दो फोर्स था, तो एक पहला नेचुरल में वन फोर्स, दैट इज वन फैक्टर, रिस्टोरिंग फोर्स। डैम वाइब्रेशन में दो फैक्टर हो गया, रिस्टोरिंग एंड रेजिस्टिव फोर्स। ध्यान रख से सुनिएगा, एकदम ऑर्डर वाइज दिमाग में रखना है, तो एक एक करके आराम से साउंड चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स नेचुरल में, ये हमारा नेचुरल हो गया, ठीक, और ये डैम वाइब्रेशन में रिस्टोरिंग एंड रेजिस्टिव। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स लगता है एयर मीडियम के कारण, या वाटर मीडियम है, वो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे तीन तरह का फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, एज वेल एज ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहर का, ड्यू टू अंडर द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के कारण ये एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तीन तरह का फोर्स हो गया। नाउ इट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे जब इसका नेचुरल वाइब्रेशन का, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो कोई बॉडी का नेचुरल वाइब्रेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, उस बॉडी का जो नेचुरल वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन व्हेन बिकम इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन इट क्रिएट्स रेजोनेंस, यही क्रिएट करता है रेजोनेंस। और इस कंडीशन में बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी बढ़ जाता है, वो लार्ज हो जाता है, तो लार्ज एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर को समझ में आया होगा। ये दो वीडियो जो है, दोनों वीडियो, लास्ट वीडियो और ये, इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज करिए, इसको देखिए, आई थिंक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा।
और कुछ न्यूमेरिकल सब भी आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि लूप में किस तरह का लूप बनता है, जैसे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का अगर बीच में अगर स्ट्रक करते हैं तो वन लूप प्रोड्यूस होगा। अगर ये स्ट्रिंग है बीच में अगर स्ट्रक करेंगे तो वन लूप प्रोड्यूस होगा। अगर 1/4 में स्ट्रक करेंगे तो हमारा 2 लूप प्रोड्यूस होगा, 2 लूप बनेगा। अगर 1/6 में अगर स्ट्रक करते हैं वन एंड से तो यहाँ पे हमारा 3 लूप बनेगा। ये इस तरह का आपका 3 लूप बनेगा। ये आप याद रखना है, F, 2F एंड 3F ये आता है, इसको आपको याद रखना है। तो इस तरह का सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स आर देयर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।